सरकारी नौकरी लाखों युवाओं का सपना। दोस्तों, हर साल भारत में न जाने कितने ही लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं। कोई ग्रेजुएशन के बाद गवर्नमेंट जॉब की तैयारी स्टार्ट कर देता है, तो कोई 2-3 साल प्राइवेट जॉब करने के बाद गवर्नमेंट जॉब में इंटरेस्टेड होता है। तो बहुत सारे बैकग्राउंड से डिफरेंट बच्चे गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन में आ जाते हैं। और दोस्तों, कुछ पॉपुलर एग्जाम है जिनकी बहुत सारे बच्चे तैयारी करते हैं, जिनमें कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई रहता है। फॉर एग्जाम्पल, यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन हमारे देश का सबसे सबसे प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन, जिसके लिए लाखों लोग हर साल अटेम्प्ट देते हैं। फिर बैंकिंग एग्जामिनेशन, एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन, रेगुलेटरी बॉडी में आरबीआई ग्रेड बी का एग्जामिनेशन, नबार्ड ग्रेड ए का एग्जामिनेशन, सेबी ग्रेड ए का एग्जामिनेशन, आईएफएससी का एग्जामिनेशन। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स के लिए बहुत सारे बच्चे हर साल कंपीट करते हैं। लेकिन दोस्तों, ये एग्जाम पॉपुलर एग्जाम है। इनके अलावा कुछ और भी गवर्नमेंट एग्जाम है जिनके बारे में हम नहीं सुनते हैं, जिनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन नहीं होती है, जिनको हम कई बार सुन के भी इग्नोर कर देते हैं क्योंकि हमें उन एग्जाम्स के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती है। तो एक ऐसी जॉब जो कि 2025 में आई हुई है, जो आप लोगों को इग्नोर नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं इग्नोर करनी चाहिए, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि भाई आप लोग गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन क्यों करते हैं, क्यों आप गवर्नमेंट जॉब के पीछे भागे हुए हैं, क्यों आप इन एग्जाम्स के लिए बहुत शिद्दत के साथ, बहुत मेहनत के साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप लोगों को जो है एक अच्छी स्टेबिलिटी चाहिए कि भाई मेरी लाइफ में स्टेबिलिटी आ जाए, एक ऐसी जॉब मिल जाए जिसके बाद मुझे और टेंशन ना हो और मैं टिल दी रिटायरमेंट एज इस जॉब को आसानी से कर सकूं। मतलब मेरी जॉब पे कभी भी खतरा ना आए। अगर मैं अच्छी खासी जॉब कर रहा हूं तो मुझे पता हो कि भाई ये जॉब मेरी बनी रहेगी। प्राइवेट जॉब में यही टेंशन होती है कि भाई आई एम डूइंग द जॉब ऑन द विम्स एंड फैंसीज ऑफ सम अदर पर्सन। जब उसका मूड बिगड़ा तो मेरी जॉब बिगड़ी। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब इसलिए चाहते हैं कि भाई एक बार इसको पाके हमारी लाइफ सेट हो जाएगी, हमारी लाइफ स्टेबल हो जाएगी। और यही हम अपने मम्मी पापा से बचपन से सुनते आ रहे हैं। हमारी सोसाइटी में हर सीनियर पर्सन हमें यही एडवाइस देता है कि बेटा गवर्नमेंट जॉब ले ले, तेरी लाइफ सेट है। तो स्टेबिलिटी एक बहुत बड़ा कारण है कि हम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं। आप में से बहुत सारे बच्चों का प्राइम रीजन और जो दिल से रीजन है वो यही है कि सर लाइफ सेट करनी है। तो उसके बाद गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन क्यों कर रहे हैं कि भाई रिस्पेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक गांव में जाओ, ठीक है, एक प्राइवेट जॉब में बहुत हायर पोस्ट पे पर्सन है और एक गवर्नमेंट जॉब पे पर्सन है। भले ही गवर्नमेंट जॉब वाले पर्सन की जो पोस्ट है वो थोड़ी लोअर लेवल है, प्राइवेट जॉब के कंपैरिजन में सैलरी भी गवर्नमेंट जॉब वाला कम उठाता है। लेकिन जब आप गांव में जाओगे, लोग आपसे पूछेंगे कि बेटा क्या करता है, आप बोलेंगे कि मैं प्राइवेट जॉब में ये मैनेजर पोस्ट पे हूं, तो आपकी नॉर्मल सी रिस्पेक्ट होगी क्योंकि भाई प्राइवेट जॉब मतलब प्राइवेट जॉब। लेकिन अगर आप बोलोगे कि मैं सरकारी बाबू हूं, गवर्नमेंट जॉब में हूं, भले आप क्लर्क बोलोगे, तो भी आप लोगों को एक रिस्पेक्ट की नजर से देखा जाएगा। तो सरकारी नौकरी के साथ इंडियन सोसाइटी में कहीं ना कहीं एक रिस्पेक्ट जुड़ी हुई है, एक प्रेस्टीज जुड़ी हुई है, इसलिए आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हो। और दोस्तों, एक और रीजन क्या है कि भाई सरकारी नौकरी में सैलरी अच्छी होती है, पर्क्स अच्छा होता है, अलाउंसेस अच्छे होते हैं। सैलरी भले ही आप लोगों की कंपेयर टू प्राइवेट जॉब कम हो, बट पर्क्स एंड अलाउंसेस कहीं ना कहीं उस सैलरी को एक नई बढ़त दे देते हैं, एक नई क्वालिटी दे देते हैं। तो आप लोगों को इसको एंजॉय करने में मजा आता है। एंड दोस्तों, बहुत सारी सरकारी नौकरी ऐसी हैं जहां पर पावर भी साथ में आती है। आप लोग आईएएस आईपीएस एग्जाम की तैयारी क्यों कर रहे हो? क्योंकि भाई पावर है, ठीक है। एक जब डीएम गाड़ी से उतरता है तो लोग सैल्यूट मारते हैं, लोग रिस्पेक्ट से हाथ जोड़ लेते हैं। तो वो पावर एक इंटेंजिबल पावर है जो हर कोई एंजॉय करना चाहता है और इसीलिए शायद लाखों युवा यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम को दे रहे हैं। दोस्तों, इसके साथ कुछ ऐसी पावर भी हैं जो आप लोगों को काम के दौरान मिलती हैं, काम को अच्छे से एक्सरसाइज करने के लिए मिलती हैं। तो यहां पर भी आप लोगों को पावर एंजॉय करने में मजा आता है। और कुछ लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी इसलिए करते हैं कि भाई जो पावर हमारे पास आएगी, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पास आएगी, उससे हम लोगों का भला करेंगे, हम पब्लिक सर्विस करेंगे। तो ये कुछ कारण है जिनकी वजह से हम लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं। और इन सब कारणों का अगर मैं निचोड़ निकालूं तो कहीं ना कहीं सेल्फ रिस्पेक्ट, स्वाभिमान हमें गवर्नमेंट जॉब की तरफ खींचता है कि भाई इस जॉब को पाने के बाद, इन जॉब को क्वालिफाई करने के बाद हमारे अंदर एक सेल्फ रिस्पेक्ट आ जाएगी कि भाई तूने इस एग्जाम की प्रिपरेशन करके इस एग्जाम को फोड़ दिया है, इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लिया है। तो जो कॉन्फिडेंस आएगा ना कहीं इसको हम पूरी लाइफ एंजॉय करेंगे। तो इसलिए आप में से बहुत सारे बच्चे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं और उन लोगों के चेहरे पे एक अलग ही चार्म होता है जिनकी गवर्नमेंट जॉब लग चुकी होती है, जो गवर्नमेंट जॉब्स को क्वालिफाई कर चुके होते हैं। नो डाउट बाद में गवर्नमेंट जॉब की जो और दिक्कतें उनको शायद परेशान करें, बट एक बार तो गवर्नमेंट जॉब क्वालिफाई करने के बाद जो अगले एक महीने की रौनक रहती है वो बहुत दर्शनीय, बहुत देखने वाली होती है। सिमिलरली जिन बच्चों का एग्जाम नहीं निकलता है, बहुत मेहनत करने के बाद भी, बहुत एफर्ट डालने के बाद भी, तो उनकी सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट होती है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन हम क्यों करते हैं? क्योंकि भाई सेल्फ रिस्पेक्ट आती है और उनके साथ साथ हमें ये सारी क्वालिटीज भी देखने को मिलती हैं। और दोस्तों, इन्हीं के लिए आप बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे हो। लेकिन कुछ गवर्नमेंट जॉब ऐसी हैं जो मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि आप इग्नोर करते हो, जिनको आप सुन के भी प्रिपेयर करने की सोचते नहीं हो। तो अगर आप एक ऐसे एस्पिरेंट हो जो कि डिफरेंट गवर्नमेंट जॉब्स को एक्सप्लोर कर रहे हो और देखना चाहते हो कि मेरे लिए सुटेबल क्या हो सकती है, तो मैं आपको आज एक ऐसी ही जॉब के बारे में बताना चाहूंगा जिसकी नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ रखी है, जिसकी फॉर्म फिलिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है और अभी फॉर्म फिलिंग एंड नहीं हुई है। ये पोस्ट है यूपीएससी ईपीएफओ का एपीएफसी एंड ईओ एग्जामिनेशन।
यहाँ पर इस एग्जाम को क्वालिफाई करके आप भारत की एक बहुत बड़ी सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन ईपीएफओ, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन में या तो असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर बन सकते हैं या फिर आप इन्फोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर बन सकते हैं। तो ये 2 पोस्ट ऐसी पोस्ट हैं जहां पे बहुत सारे बच्चे अप्लाई तो करते हैं, इनको देने तो जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारे बच्चे रह भी जाते हैं जो कि इन एग्जाम्स को इग्नोर कर देते हैं। तो दोस्तों ये जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी इस टाइम आपके सामने है, इसको आप लोगों को मिस नहीं करना चाहिए। और क्यों आपको इस जॉब की प्रिपरेशन करनी चाहिए मैं आपको इस प्रेजेंटेशन में बताने वाला हूं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई 10 मिनट का टाइम लगाइए यहां पर और सुनिए इस पर्टिकुलर पोस्ट के बारे में और जानिए कि भाई क्यों आपको इस जॉब की तैयारी करनी चाहिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि भाई एडुटैप आपके लिए लेकर आए एक वन टाइम ऑफर हमारे सभी कोर्सेज पे, आप इनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये नेवर बिफोर ऑफर है और बहुत क्वालिटी डिस्काउंट आप लोगों को हमारे डिफरेंट कोर्सेज, भले वो रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स के हों, भले वो ईपीएफओ एग्जाम के हों, भले वो एफसीआई एग्जाम के हों, भले वो बैंकिंग एग्जाम के हों, आप अवेल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कूपन कोड भी लिखा दिख जाएगा और ये जो ऑफर है सिर्फ 3 अगस्त तक वैलिड है। अब दोस्तों बात करते हैं यूपीएससी ईपीएफओ के एपीएफसी एंड यूए एग्जामिनेशन की कि भाई क्यों हम इस एग्जाम की प्रिपरेशन करें। हम तो ऑलरेडी सीजीएल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम तो ऑलरेडी बैंकिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारा तो यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम ड्रीम है, तो आप क्यों हमें इन एग्जाम्स की तरफ बुला रहे हो। तो देखो आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब को कैसे चूज करते हो कि वैल्यू जो मैंने बताई आपको कि पावर हो, सैलरी हो, पर्क्स हो, अलाउंसेस हो, रिस्पेक्ट हो, प्रेस्टीज हो, स्टेबिलिटी हो। तो यहां पर अगर मैं बात करूं एपीएफसी और ईओ पोस्ट की, सबसे खास बात क्या है कि भाई ये परमानेंट नेचर की जॉब है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की जॉब नहीं है, परमानेंट नेचर की जॉब है। ईओ इन्फोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर भी परमानेंट जॉब है और एपीएफसी भी परमानेंट जॉब है। तो इन पर्टिकुलर पोस्ट में आप लोगों को स्टेबिलिटी ऑटोमेटिकली देखने को मिलेगी। एक बार जब भी आप एग्जाम क्वालिफाई कर लोगे तो उस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद आप टिल रिटायरमेंट, जब तक आप ही कुछ गलत ना कर दो तब तक आप लोगों को नहीं निकाला जाता है। आप लोग स्टेबल लाइफ यहाँ पर एंजॉय कर पाते हो और अच्छे से आप काम कर पाते हो। सेकंड चीज क्या थी कि भाई प्रेस्टीज है, स्टेटस है, रिस्पेक्ट है। दोस्तों पोस्ट में ही कमिश्नर वर्ड आ रहा है, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। आप असिस्टेंट कमिश्नर पोस्ट पे जाते हो, असिस्टेंट पीएफ कमिश्नर बन जाते हो, तो किसी को बताते हुए अपने आप में एक इज्जत फील होती है। आप लोग एक बार बोल के देखो कि भाई मैं मिस्टर कुलदीप पाठक, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर इन ईपीएफओ। नाम में एक जो है आपको बदलाव देखने को मिलेगा, एक बढ़त देखने को मिलेगी। तो आई होप आप इसकी प्रेस्टीज और पावर को समझ पा रहे होंगे। एंड दोस्तों दूसरी पोस्ट है इन्फोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर। सर मैं यूपीएससी एपीएफओ का एग्जाम क्वालिफाई करके इन्फोर्समेंट ऑफिसर बन गया, अकाउंट ऑफिसर बन गया, तो अगेन इसके साथ प्रेस्टीज जुड़ी हुई है, रिस्पेक्ट जुड़ी हुई है। दोस्तों मैं ये तो नहीं कहूंगा कि भाई ये पोस्ट आईएएस आईपीएस के बराबर पावर रखती है, प्रेस्टीज रखती है, रिस्पेक्ट रखती है, नहीं। वो पोस्ट एक अलग ही लेवल की है, क्योंकि भाई उसके बाद आपकी एक जिम्मेदारी अलग ही लेवल की हो जाती है, आपकी जो जुरिस्डिक्शन है वो बहुत बड़ी हो जाती है। लेकिन यहां पर आप विद इन ईपीएफओ एक बहुत अच्छी पोस्ट पे हैं। आप लोगों की जुरिस्डिक्शन भले ही आईएएस आईपीएस के इक्विवेलेंट ना हो, लेकिन ईपीएफओ में आप उस्ताद हैं। तो यहां पर आप लोग एक छोटी जुरिस्डिक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो पावर, प्रेस्टीज, रिस्पेक्ट यहां पर जुड़ी हुई है। और दोस्तों आप लोगों के पास वैरायटी ऑफ वर्क है। फॉर एग्जांपल जब आप इन पोस्ट पे क्वालिफाई होते हो तो आप जितनी भी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट्स हैं जो पीएफ के अंडर कवर होती हैं, उन पे आप इन्फोर्समेंट ऑफ द एक्ट करने की पावर रखते हैं। आप अगर वो इंडस्ट्रीज एक्ट को फॉलो नहीं कर रही हैं तो उनके खिलाफ प्रोसीडिंग्स चलाने की पावर रखते हैं। आप उनसे ड्यू रिकवरी करने की पावर रखते हैं। आप उनको एग्जेम्पशन देने या ना देने की पावर रखते हैं। तो बहुत क्वालिटी पावर आप लोगों के पास है जिनको आप पॉजिटिवली एक्सरसाइज कर सकते हैं, कंस्ट्रक्टिवली एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो इसलिए आपको इस जॉब की जो है प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर पावर भी है, यहाँ पर प्रेस्टीज भी है, यहाँ पर स्टेबिलिटी भी है और यहाँ पर रिस्पेक्ट भी है। तो आगे बढ़ते हैं और भी चीजों की बात करते हैं। काफी लोग जानना चाहते हैं कि सर इस पर्टिकुलर एग्जाम को क्वालिफाई करके कितना पैसा मिलेगा, हमारी सैलरी क्या होगी, हमारे पर्क्स क्या होंगे, हमारे अलाउंसेस क्या होंगे। तो यहां पर मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ये जो एपीएफसी पोस्ट है ना, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर पोस्ट, यहां पर आप लोगों की जो सैलरी होगी वो लेवल 10 होगी एज पर दी 7th पे कमीशन मैट्रिक्स। लेवल 10 क्या है, मतलब आपके लिए बिल्कुल न्यू होगा ये। देखो लेवल 10 पे मैट्रिक्स 7th कमीशन के हिसाब से वो है जो कि एक आईएएस आईपीएस को ड्यूरिंग ज्वाइनिंग मिलती है। तो सेम लेवल ऑफ पे आप लोग यहाँ पे देखने को मिलेगी। आप लोगों की जो सैलरी है ड्यूरिंग ज्वाइनिंग वो इक्विवेलेंट है आईएएस आईपीएस ऑफिसर के। और लेवल 10 पे जब आप ज्वाइन करते हो तो आपको इनहैंड सैलरी कितनी आती है, आपकी इनहैंड सैलरी लगभग 1,10,000 के आसपास आती है। आप लोगों को बहुत सारे अलाउंसेस देखने को मिलते हैं, जहां पर आप लोगों के पास डियरनेस अलाउंस है, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस है, हाउस रेंट अलाउंस है, बहुत सारे और अलाउंसेस हैं लाइक वॉशिंग अलाउंस, ठीक है, लाइक सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, लाइक स्मॉल फैमिली अलाउंस। भाई अगर आप हमारे दो की पॉलिसी फॉलो करते हैं तो आप लोगों को स्मॉल फैमिली अलाउंस मिलेगा, आप लोगों के बच्चों की ट्यूशन फी अलाउंस मिलती है। तो ये अलाउंसेस आप लोगों के पास है। इसके अलावा आप लोग जो है सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम का पार्ट बन सकते हैं, आप ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम का पार्ट बन सकते हैं, आप लीव लॉन्ग टर्म कंसेशन ले सकते हैं।
तो बहुत सारी फैसिलिटीज हैं। एक्ट में लिखा हुआ है ईपीएफओ के कि भाई जो जो फैसिलिटीज सेम लेवल पे एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलती हैं वही फैसिलिटीज यहाँ पर एक ईपीएफओ लेवल 10 ऑफिसर को मिलेंगी। तो आप लोगों को सिमिलर पर्क्स अलाउंसेस देखने को मिलते हैं जो कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर को मिलते हैं। तो एक क्वालिटी जॉब है, एक क्वालिटी सैलरी है, क्वालिटी पर्क्स है, क्वालिटी अलाउंसेस है जिनको आप एंजॉय कर पाते हो। हाँ, नो डाउट आप लोगों को यहाँ पे बहुत बड़ी गाड़ी और बहुत बड़ा बंगला नहीं मिलने वाला, लेकिन पर्सनल यूज के लिए गाड़ी नहीं मिले, ऑफिशियल यूज के लिए आपको गाड़ी मिलेगी जिसको आप एंजॉय कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप लोगों को अगर क्वार्टर अवेलेबल है ईपीएफओ के जिस रीजन में आपकी पोस्टिंग हुई है तो आपको क्वार्टर भी मिलेंगे या फिर आपको हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा। तो फैसिलिटीज हैं, टेंशन नहीं लेनी है यहाँ पर। तो अगर मैं ईओए की बात करूं तो ईओए की भी काफी अच्छी सैलरी है। इस पर्टिकुलर पोस्ट पे आप क्वालिफाई करते हैं तो आपको लेवल 8 एज पर दी 7th पे कमीशन आपको जॉब की सैलरी देखने को मिलेगी जो कि लगभग 88,000 से लेकर 95,000 के बीच में वेरी करती है। और ये सैलरी सीजीएल की बहुत सारी पोस्ट से अच्छी है। तो यहां पर अगेन आपको इस जॉब की तरफ क्यों आना चाहिए, क्योंकि यहां पर भी आपको सिमिलर अलाउंसेस जो मैंने पीछे दिखाए हैं और आपको बहुत अच्छा पेमेंट यहां पर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों सैलरी की बात भी हो गई, स्टेटस की बात भी हो गई, पावर की बात भी हो गई। अब बात करते हैं कि सर ये एग्जाम निकला हुआ है क्या, ये आएगा फ्यूचर में आएगा? नहीं दोस्तों, एग्जाम निकला हुआ है। ठीक है, 29 जुलाई 2025 को इस एग्जाम की नोटिफिकेशन आ चुकी है और फॉर्म फिलिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। अगर अभी तक आपने इस एग्जाम को इग्नोर किया है तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट यही करूंगा कि इग्नोर मत करिए। इस एग्जाम की प्रिपरेशन आप लोगों को स्टार्ट कर देनी चाहिए। आप लोगों को इस एग्जाम का सबसे पहले फॉर्म फिल करना चाहिए। जो फॉर्म फिलिंग डेट है वो 29 जुलाई 2025 से लेकर 18 अगस्त 2025 तक है। इस दौरान आप लोग अगर फॉर्म फिल कर लेंगे और जल्दी फॉर्म फिल कर लेंगे तो आपको आपकी पसंद का सेंटर भी मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप ये फिजिकल पेपर दे पाएंगे। तो इस एग्जाम की एक और ब्यूटी है जो आप लोगों को समझनी है, जो कि आप में से काफी बच्चे शायद नहीं जानते होंगे। मैं यहां पर बताना चाहूंगा इस एग्जाम का प्रोसेस। दोस्तों आप में से बहुत सारे बच्चे डिफरेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। कोई यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा होगा, कोई आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा होगा, कोई नाबार्ड ग्रेड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा होगा, कोई पीएफआरडीए इसका या फिर जो है सीजीएल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा होगा। अब जितने भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं वहां पर आप लोगों को 3 स्टेज एग्जाम प्रोसेस देखने को मिलेगा। 3 स्टेज कैसे? अगर मैं यूपीएससी की बात करूं तो आप लोगों को प्रीलिम्स देना है, प्रीलिम्स के बाद आप लोगों को मेंस देना है और मेंस क्वालिफाई करने के बाद आपको इंटरव्यू देने का मौका मिलेगा। अगर मैं आरबीआई ग्रेड बी की बात करूं तो वहां पर आपने फेज 1 देना है, फेज 1 देने के बाद आपने फेज 2 देना है और फेज 2 देने के बाद आपको इंटरव्यू देने का मौका मिलेगा। सेम अगर मैं बात करूं नाबार्ड ग्रेड ए की, अगर मैं बात करूं पीएफआरडीए की, हर एग्जामिनेशन में आपको 3 स्टेज प्रोसेस देखने को मिल रहे हैं। पॉपुलर एग्जाम्स जितने भी आप प्रिपेयर कर रहे हैं, लेकिन एपीएफसी और यू एग्जामिनेशन की खास बात क्या है कि पहली बात एक सिंगल एग्जाम है दोनों पोस्ट के लिए, आपको अलग अलग एग्जाम नहीं देने। और दूसरी बात कि भाई यहां पर 2 स्टेज एग्जाम प्रोसेस है। 2 स्टेज एग्जाम प्रोसेस का मतलब क्या है कि भाई आपको पहले एक रिक्रूटमेंट टेस्ट देना है। रिक्रूटमेंट टेस्ट का मतलब क्या है कि एक ऑफलाइन ऑब्जेक्टिव पेपर। ऑफलाइन का मतलब क्या है कि भाई आप सेंटर पे जाएंगे, वहां पर इन्विजिलेटर जो रूम में होगा वो आपके हाथ में एक फिजिकल पेपर देगा, उसके अंदर ओएमआर शीट लगी होगी। आप पेन यूज करके ओएमआर शीट पे राइट आंसर मार्क करेंगे, पेपर जो है उसमें क्वेश्चन होंगे, बाद में अपनी ओएमआर शीट सबमिट करेंगे और पेपर लेकर घर आ जाएंगे, जैसे यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में होता है। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है कि भाई यहां पर सारे के सारे क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। आपको एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो यहां पर एक भी क्वेश्चन का आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर नहीं लिखना है, पेन एंड पेपर आंसर नहीं लिखना है। ये फायदा है बहुत सारे बच्चों के लिए। तो यहां पर आपको ऑफलाइन ऑब्जेक्टिव पेपर देखने को मिलेगा और इस स्टेज को क्वालिफाई करने के बाद, रिक्रूटमेंट टेस्ट को क्वालिफाई करने के बाद आप लोग सीधा इंटरव्यू देने जाएंगे, सीधा इंटरव्यू। तो यहां पर कोई बीच में सेकंड स्टेज नहीं है, इंटरमीडिएट स्टेज नहीं है। तो ये इस एग्जाम का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि एक ऑब्जेक्टिव पेपर और सीधा इंटरव्यू। और दोस्तों एग्जाम कौन कंडक्ट करवा रहा है? ये एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी। एक ऐसी इंटीग्रिटी वाली ऑर्गेनाइजेशन जिसकी जो पेपर कंडक्टिंग प्रोफेशनलिज्म है उस पर कभी भी कोई सवाल नहीं उठे। बहुत ही प्रोफेशनल मैनर में, बहुत ही इंटीग्रल मैनर में एग्जाम कंडक्ट होता है, इसलिए आपको इस एग्जाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए। आप लोग जो एसएससी सीजीएल के रिगार्डिंग प्रोटेस्ट देख रहे हैं और भी बहुत सारे इश्यूज देखते हैं बाकी एग्जाम के रिगार्डिंग, वो इश्यूज आपको यहां पर देखने को नहीं मिलने वाले हैं। एक बहुत ही स्मूथ मैनर में एग्जाम कंडक्ट होगा और इसलिए आपको इस एग्जाम का पार्ट बनना चाहिए। एंड दोस्तों एक और चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा इस एग्जाम के बारे में जो आप लोगों ने समझनी है कि बहुत सारे बच्चे जो यूपीएससी एग्जाम की 4-5 सालों से मेहनत कर रहे हैं, पूरे एफर्ट डाल चुके हैं वहां पर, लेकिन फिर भी एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो रहा है। बैंकिंग एग्जाम की 3-4 साल से मेहनत कर रहे हैं, पूरी मेहनत डाल चुके हैं, फिर भी एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो रहा है। तो भाई आप इन एग्जाम्स की तरफ आ सकते हैं। क्यों आ सकते हैं? कि भाई हर बच्चे का सपना होता है यूपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन कराता है कि भाई धौलपुर हाउस के सामने जाके फोटो खींचूंगा इंटरव्यू की एक कोट पैंट की ड्रेस में। तो यहां पर अगर वो आपको यूपीएससी मौका नहीं दे रही है तो इस एग्जाम को क्वालिफाई करके आप वो मौका ले सकते हैं। हाँ, बट मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा कि इस एग्जाम को निकालना भी आसान नहीं है।
मैं आप लोगों को इस एग्जाम की जितनी भी तारीफ करके बता रहा हूं, वहां पर मैं एक केवियट, एक डिस्क्लेमर अटैच करना चाहूंगा कि भाई ये एग्जाम आसान नहीं है। ये एग्जाम ऐसा नहीं है कि भाई कोई भी एरा गहरा नथु गहरा मुंह उठा के आएगा, थोड़ी बहुत प्रिपरेशन करेगा, सिलेक्ट हो जाएगा। नहीं, कंपटीशन यहां पर भी बहुत है, वैकेंसी यहां पर कम है, बहुत अच्छा खासा कंपटीशन है यहां पर, बट दिस एग्जाम इज वर्थ फाइटिंग फॉर। क्यों वर्थ फाइटिंग फॉर? कि भाई 2 स्टेज एग्जाम प्रोसेस है, ऑब्जेक्टिव पेपर है, तो दे सकते हैं। अगर दिन अच्छा है, मेहनत ठीक ठाक कर रखी है, तो चांसेस हैं, कोई मेंस लिखने की जरूरत नहीं है यहां पर। तो एग्जाम इज वर्थ फाइटिंग फॉर। नो डाउट कंपटीशन होगा, नो डाउट एग्जाम इजी नहीं होगा, बट मेहनत करके फल मिलने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि यहां पर आपको लंबा प्रोसेस फॉलो नहीं करना है। इसलिए आपको इस एग्जाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए। और वैसे भी आप कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं, आपको जो है बहुत मेहनत करने के बाद भी रिजल्ट पॉजिटिव नहीं मिल रहे, तो एक और मौका। और दोस्तों आप कहेंगे कि सर अगर मैं इस एग्जाम की प्रिपरेशन करूं तो कहीं ना कहीं आप मुझे डाइवर्ट नहीं कर रहे मेरे करंट एग्जाम की प्रिपरेशन से। नहीं दोस्तों, मैं आपको आपके करंट एग्जाम की प्रिपरेशन से डाइवर्ट नहीं कर रहा हूं। अगर आप इस एग्जाम का सिलेबस देखेंगे, मैं आपको इस एग्जाम का सिलेबस दिखाता हूं। अगर आप इस एग्जाम का सिलेबस देखेंगे तो इस एग्जाम के सिलेबस में जितने भी कंपोनेंट हैं वो कहीं ना कहीं आपके करंट एग्जाम से ओवरलैप करते हैं। अगर आप बैंकिंग एग्जाम वाले हैं, आप मैथ प्रिपेयर कर रहे हैं, आप रीजनिंग प्रिपेयर कर रहे हैं, आप इंग्लिश प्रिपेयर कर रहे हैं, आपकी प्रिपरेशन का कुछ पोर्शन यहां पर ऑलरेडी है और इनकी वेटेज 1/3 ऑफ द एग्जामिनेशन है। अगर आप सीजीएल वाले हैं तो आप ये कंपोनेंट्स तो प्रिपेयर कर ही रहे हैं, इसके बाद आप जनरल साइंस प्रिपेयर कर रहे हैं और थोड़ी बहुत जीके प्रिपेयर कर रहे हैं। अगेन आपके लिए 50-60 क्वेश्चन की जो प्रिपरेशन है इस एग्जाम की वो ऑलरेडी हो चुकी है आपकी करंट प्रिपरेशन से। और भाई अगर आप यूपीएससी वाले हैं फिर तो आपके लिए बहुत बल्ले बल्ले इस एग्जामिनेशन में। क्यों बल्ले बल्ले है? कि भाई आप इंडियन कल्चर, हेरिटेज, फ्रीडम मूवमेंट, आप इंडियन इकोनॉमी, आप गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आप एलिमेंट्री मैथ, आप जनरल मेंटल एबिलिटी, बहुत सारे कंपोनेंट आप ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके हैं। आपकी लगभग 65 से लेकर 70% की प्रिपरेशन यूपीएससी एग्जाम की हो चुकी है। तो जब आप अभी आगे यूपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो प्रिपरेशन आपकी एपीएससी एग्जाम में काम आ जाएगी। जब आप अभी सीजीएल एग्जाम की प्रिपरेशन करें तो ऑटोमेटिकली वो प्रिपरेशन आपकी एपीएससी एग्जाम में काम आ जाएगी। दोस्तों आपके करंट एग्जाम से यहां पर कुछ ना कुछ कंपोनेंट आते हैं। और दोस्तों अगर आप प्रिपरेशन नहीं भी कर रहे, अगर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करके जस्ट आए और अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, तो भी आपके लिए है कि भाई कहीं से तो प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। तो अगर इस एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो तो ये प्रिपरेशन आपको आगे किसी और एग्जाम में पक्का काम आने वाली है। अब सवाल ये आएगा कि सर जो लिमिटेड टाइम है एग्जाम का, 30 नवंबर को शायद डेट एक्सपेक्टेड है एग्जाम की, तो क्या 4 महीने में तैयारी हो सकती है? अगर मैं किसी पर्टिकुलर एग्जाम के बैकग्राउंड का हूं, बिल्कुल हो सकती है। अगर आप किसी एग्जाम के बैकग्राउंड के हैं तो हो सकती है। हाँ, अगर आप 4 महीने में बिल्कुल बिगिनर से, जीरो से स्टार्ट करने वाले हैं तो मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि भाई बहुत वास्ट सिलेबस है। बट अगेन मैं यही बोलूंगा कि अगर कहीं से स्टार्टिंग करनी है तो दिस कैन बी योर स्टार्टिंग पॉइंट। आप यहां से प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। भले ही एग्जाम बिगिनर का ना निकले, लेकिन जो प्रिपरेशन आप यहां पर करोगे वो आपको कहीं ना कहीं और एग्जाम में आगे काम आ सकती है। तो दोस्तों ये एग्जाम एक ऐसा एग्जाम है जहां पर आप लोगों को प्रिपरेशन करनी चाहिए। अगर इस एग्जाम के बारे में आप और इन्फॉर्मेशन चाहते हो, आप चाहते हो कि भाई मुझे एक जगह पे सारी इन्फॉर्मेशन दे दो ताकि मैं बहुत टाइम वेस्ट ना करूं और मैं एक डिसीजन लेने में समर्थ हो जाऊं कि भाई मुझे इस एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है या नहीं करनी है, तो हमारी एक गाइड बुक आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप इसको पक्का डाउनलोड करिएगा, क्योंकि यहां पर आपको पता लगेगा कि भाई ईपीएफओ क्या है, एपीएफसी क्या है, ईओयू क्या है, इन कंपोनेंट के अंदर हमें कौन कौन से टॉपिक प्रिपेयर करने हैं। डिकोडेड सिलेबस मिल जाएगा और इन एग्जाम्स के आपको पीवाईक्यू भी मिल जाएंगे, सॉल्व पीवाईक्यूज। उनको चेक करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई ये एग्जाम मेरी गिरफ्त में है या मुझसे दूर है। फिर आप इस एग्जाम का जो है प्रिपरेशन स्टार्ट करिएगा, जो भी आपका डिसीजन होगा। तो इसलिए आपको इस एग्जाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए। एंड दोस्तों अगर आप इन एग्जाम्स को एनालाइज करने के बाद इस एग्जाम की प्रिपरेशन में इंटरेस्टेड होते हैं तो आप सेल्फ स्टडी से एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। बट अगर आप कोर्स के थ्रू प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे ईपीएफओ कोर्सेज पे हम आपको 60% का वन टाइम ऑफर प्रोवाइड कर रहे हैं। और कूपन कोड क्या है? ONETIME60, वन टाइम 60, सारे लेटर कैपिटल में है, कोई स्पेस बीच में नहीं है। आप इसको चेक कर सकते हैं। लिंक अगेन कोर्सेज में जो है एनरोल करने का आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों दिस इज द जॉब विच इज वर्थ फाइटिंग फॉर। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप रेडी हैं तो प्लीज एक बार रेडी पक्का कमेंट सेक्शन में टाइप करिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।